वेलकम टू ज़रा हटके। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह का सलाम। 1965 की जंग के बारे में बहुत कुछ बोला और लिखा जा चुका है, मगर हम खुशकिस्मत हैं कि आज भी उस जंग के हीरोज़ हमारे दरमियान मौजूद हैं। क्यों ज़रा? बिल्कुल जी, और एक ऐसे हीरो हैं रिटायर्ड एयर कॉमोडोर सजाद हैदर साहब, जिन्होंने ना सिर्फ 65 की जंग में हिस्सा लिया बल्कि उस स्क्वाड्रन को कमांड किया जो डिफेंस ऑफ लाहौर, वो PAF स्क्वाड्रन जो डिफेंस ऑफ लाहौर के लिए सबसे पहले फील्ड में दाखिल हुआ था। तो इससे बेहतर कि हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, तो लेट्स गो राइट टू द हॉर्सेस माउथ। सजाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अब कहा जाता है कि किसी भी जंग का एक अल्टीमेट सियासी मकसद होता है, उस मकसद को हासिल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है और वो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट होती है ऑन द ग्राउंड थ्रू मिलिट्री टैक्टिक्स। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अगर हम 65 की जंग की बात कर रहे हैं तो एज ए मिलिट्री मैन आप स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स को कैसे एवेल्युएट करेंगे? प्रेसिडेंट साहब थे और जो आर्मी चीफ थे, उनके जहन में स्ट्रैटेजी की कोई किसी किस्म की खलश नहीं थी, ना ही वो उनकी समझ में ये चीज़ थी। इसलिए कोई नेशनल ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी थी, उसको बनाने का मौका नहीं दिया। लेकिन टेक्टिकल लेवल पे पाकिस्तान की अफवाज ने इतना स्पेक्टेकुलर परफॉर्मेंस दिया और उन्होंने कौम को बचा लिया। एक चार गुना बड़े दुश्मन के एक जगरनॉट जो उन्होंने हम पे हमला किया। अब बात यह है कि ये जंग शुरू क्यों की? इस जंग को शुरू करने में एक कश्मीर को डीफ्रीज करना चाह रहे थे और इसमें हमारे एक ब्यूरोक्रेट और एक बड़े मैवरिक पॉलिटिशियन जो आप सब जानते हैं, वो इनके करता धरता थे। अख्तर मलक का नाम लेना बहुत गलत है क्योंकि वो एक सिपाही था और उसने सिर्फ हुक्म की तामील करनी थी। हम सब का एक फरीज़ा होता है कि जब हम ज्वाइन करते हैं, वर्दी में आते हैं, तो हम कसम खाते हैं कि हम कौम को बचाने के लिए अपनी जान देंगे और हर हुक्म को मानेंगे। लेकिन ये प्लानिंग जो हो रही थी, ये एक प्रेसिडेंट और उसके आर्मी चीफ, हालांकि आर्मी चीफ की बात भी नहीं मानते थे वो ब्यूरोक्रेट साहब जो कि कश्मीर कमेटी के प्रेसिडेंट थे, लेकिन इन्होंने ये प्लान बना तो लिया, लेकिन ये ना सोचा कि इसकी कोई ऑपरेशनल स्ट्रेटजी या प्रिपेयर्डनेस है या नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो ब्लंडर था वो प्रेसिडेंट साहब ने अपनी अज़मत में और अपनी अक्ल और शऊर में ये सोचा कि पाकिस्तान एयरफोर्स को नहीं बताना चाहिए। यानी आप या कौम सोच सकती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स आखिर 65 में पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कारकर्दगी थी, जो उसका एक आलीशान कारकर्दगी थी, वो सिर्फ एक वजह से थी कि उसको एयर मार्शल असगर खान ने 8 साल में एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मिडेबल फाइटिंग मशीन बनाया था। लेकिन उसको इन्होंने नहीं चाहा कि असगर खान साहब को इस कश्मीर के ऑपरेशन में लाया जाए। 8000 नौजवान, जिसमें आज़ाद कश्मीर की जो एक रेजिमेंट थी वो भी शामिल थी और कुछ चुने हुए हमारे कमांडो, जिनका रोल बहुत अलहदा रोल था, लेकिन उनको भी भेज दिया गया। अब ये वन वे मिशन पे गए थे क्योंकि किसी सूरत में ये वापस आना इनका बहुत मुश्किल था। लेकिन उन बहादुरों ने जाके वहाँ पे हिंदुस्तान के बम डम तबाह किए, उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स तबाह किए, उनके ब्रिजेस तबाह किए, उनके रोड्स जो थे जम्मू की तरफ डोर डाले उनको तबाह किया। बदकिस्मती से 2 कश्मीरी मुसलमानों ने इनकी इत्तला दे दी कि पाकिस्तान के कमांडो आ चुके हैं। उसके बाद जनरल चौधरी ने अपने 15 कोर कमांडर को, जो घबरा रहा था कश्मीर ले जाने के लिए, और उसको कहा गया पठानकोट में कॉन्फ्रेंस को कहा गया कि तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हें ऑर्डर मिला था कि बंद करो ये जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन हो गई और वो कब्जा कर रहे हैं जगह जगह पर। तो फिर 2 डिवीजन आई और उन्होंने इन 8000 लोगों में से कईयों को या तो उनको हिरासत में लिया या उनको शहीद कर दिया। उन शुहदा का नाम आज तक आप ना सुनते हैं। उनके माँ बाप, बेटे, बहन, भाई, वो क्या सोचते होंगे
कि जिन बहादुरों ने इस मुल्क को, कश्मीर को फतह करने के लिए, यानी कश्मीर को फतह करना एक क्या मज़ा के खेज एक प्लान था, एक प्रेसिडेंट का और एक उसके आर्मी चीफ का, बगैर किसी तैयारी के, कि उस वक्त कश्मीर के अंदर कोई इंसरेक्शन नहीं हो रही थी, कोई नेटवर्किंग नहीं थी कश्मीर के अंदर, तो कैसे सरवाइव करते? वो तो एयर मार्शल नूर खान और पाकिस्तान एयर फोर्स ने जो वहाँ पर थे उनको सप्लाई किया, बड़ी मुश्किल वेदर के अंदर जाके। नूर खान खुद पहले जहाज़ में गए, यानी कमांडर इन चीफ ऑफ द एयर फोर्स, कश्मीर में जाके वैली में उन्होंने ड्रॉप दी ताकि वो जो हमारे मुजाहिद थे वो कुछ सस्टेन कर सकें। लेकिन जब 2 डिवीजन अंदर आ गई तो उनके सारे रास्ते हाजी पीर पास वगैरह बंद हो गए और उनके साथ तबाही मचाई गई। सज्जाद हैदर साहब, आप तो एक एक लम्हे के गवाह हैं उन 17 दिनों के। भारत ने 6 सितंबर को लाहौर पे हमला किया है, तो उस वक्त ग्राउंड पे क्या सूरत हाल थी, क्या तस्वीर थी? हालत क्या थी? हालत ये थी कि महाज पे आर्मी के चीफ ने ये हुक्म दिया हुआ था, और ये मुझे जनरल गुल हसन साहब ने मेरे घर में बताया बैठ के, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि उनको हुक्म दिया गया था कि हर सिग्नल जो ऑपरेशनल यूनिट्स को जा रहा है उसके आखिरी फिक्रा ये होना चाहिए, डू नॉट प्रोवोक द इंडियंस, डू नॉट एस्केलेट द वॉर। यानी कि जब हम कश्मीर को फतह करने के लिए चले गए हुए हैं, हमने 8000 बंदे भेज दिए हैं, आप अपने महाज पे अपनी कोई एंटी टैंक माइन न लगाएं, अपनी जो फुल फोर्स है उसको ना भेजें, आर्टिलरी को ना वहाँ मकाम करें। तो जब हमला हुआ है 4 की सुबह को, तो उस वक्त मुट्ठी भर पाकिस्तान के आर्मी के जवान थे, मुट्ठी भर, बरकी पे, वागा पे, BRB पे, कसूर, यही सब की हालत थी। और उसमें ऐसी भी कंपनियां थीं जिसमें आखिरी नौजवान ने अपना खून पाकिस्तान की सरजमीन को बचाने के लिए दिया था। मुझे ये बताइएगा सज्जाद हैदर साहब, क्या हम 1965 की जंग को एक मुकम्मल फतह से ताबीर कर सकते हैं? ये विक्ट्री जो होती है, विक्ट्री पॉलिटिकल विक्ट्री होती है। एक जंग का एम पॉलिटिकल एम होता है। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक कॉन्सेप्ट से बेरेफ्ट कमांडर थे और जो थे हमारे हुक्मरान, उनका पॉलिटिकल एम था कश्मीर फतह करना, इस उम्मीद में कि हिंदुस्तान हम पे हमला नहीं करेगा। हिंदुस्तान का जो सियासी एम था वो पाकिस्तान को तबाह करना था। ना ये हुआ ना वो हुआ। इट वॉज अ स्टेलमेट। स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स पे बहुत बात की गई है कि जब तक इन चीज़ों में कोऑर्डिनेशन ना हो, जब तक टॉप डाउन आपको पता ना हो, एटलीस्ट फ्रॉम द टॉप डाउन टू द लेवल, कि आपका स्पेसिफिक रोल इस वॉर में क्या है, तो फिर आप विक्ट्री अचीव करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। सज्जाद हैदर साहब के साथ उनके एक और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था अखनूर कैंपेन के बारे में, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, कि सारी प्लानिंग हुई थी, टास्क फोर्स डिप्लॉय हुई थी, लेकिन लास्ट मिनट पर जनरल याहिया को उस ऑपरेशन का कमांडर बनाया गया, एज अपोज टू द मैन जिसको इस ऑपरेशन के लिए ट्रेन किया गया था, जिसने इस ऑपरेशन को कंसेप्चुअलाइज किया था। अब ये भी एक है कि मिड ऑपरेशन में आप ऑपरेशनल कमांडर चूज कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और इस आर्टिकल के मुताबिक उसकी भी एक पैलेस इंट्रीग, एक पॉलिटिकल रीजंस थे, क्योंकि एक बंदा उनको जनरल अयूब साहब को पसंद था, याहिया खान उनको पसंद था, दूसरा कमांडर उनको पसंद नहीं था। इसमें एक इंटरेस्टिंग कोट है, अगर हिस्ट्री की एक बहुत बड़े जनरल की अगर हम बात सुन लें, उनको भी शायद कुछ पता है, सिकंदर आजम, उन्होंने कहा है कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ लायंस लेड बाय शीप, आई एम अफ्रेड ऑफ एन आर्मी ऑफ शीप लेड बाय लायंस। ठीक है, मतलब कि लीडरशिप की क्लियर विजन होने का क्या डिफरेंस पड़ता है। और मीन अनफॉर्चुनेट बात है कि सज्जाद हैदर साहब इसमें लिखा है कि इट वाज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम कि वहाँ पे वी लॉस्ट कश्मीर। बिल्कुल, मेरे ख्याल में उससे बढ़ के जो है, मुझे ये जाहिर है कि ये खासी इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन मैं चूँकि सड़क छाप आदमी हूँ, उन्हीं में उठता बैठता हूँ।
आज मेरी एक क्रिकेटर से मुलाकात हुई, मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया, मतलब जैसे होता है ना कि जी यार 65 की जंग का ये इतना शोर व गौगा है तो तुम क्या समझते हो। अच्छा, उसने जिस एनालॉजी में बात की तो मैं तो परेशान हो गया। उसने कहा बॉस ये वनडे क्रिकेट मैच था, इसमें 3 खिलाड़ी जो हैं वो नॉट आउट रहे, पाकिस्तान कश्मीर को आउट नहीं कर सका और इंडिया सियालकोट और लाहौर को आउट नहीं कर सका, और फैसला फिर थर्ड एम्पायर के पास गया जो कि रूस था, बिल्कुल ताशकंद में। उसने जाके फैसला किया और ये मैच लाइट, चूँकि बैड लाइट की वजह से अचानक ख़त्म करना पड़ा। और फिर मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, ये बताओ चीयर लीडर्स कौन थे इस मैच में। उसने कहा आकाशवाणी और रेडियो पाकिस्तान। अच्छा यार, आपकी अगर मैं मेटाफोर को थोड़ा आगे ले जाऊं, ठीक है, तो अक्सर मतलब आजकल एक बड़ी बात चल रही है कि जी अब जीते आप हारे, क्या हुआ 1965 वॉर में। और पाकिस्तान में जनरली हिस्ट्री एक बड़े कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि इतनी दफ़ा रीराइट की गई है, ब्लैंको लगाया गया है, दोबारा किया है, कॉपी पेस्ट हुई है। ये दोनों मुल्कों के लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन जीता कौन हारा, इसलिए कि बाकी जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है दुनिया भर में वो तो इसको एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट उनके लिए, हमारे लिए एक नेशनल इशू बना हुआ है। जंगें तो होती थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर या 73 की जो अरब इजराइल वॉर है, उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो 17 दिन की जंग पे मतलब हम कितनी बात कर लेंगे। पूरे मंथ ऑफ सितंबर को बाय द वे एज अ विक्ट्री मंथ कहते हैं, 22 सितंबर तक है, जिसके अंदर आप 1962 को भी आप सारी बात यह है कि ये जो 65 की जंग है, नरेंद्र मोदी से पहले इंडिया में ये कोई मखसूस दिन नहीं था, इसको मतलब डिफेंस डे या यौम फतह के तौर पे कभी भी नहीं बनाया गया। इन्होंने अलमारी में से जो है इसको निकाला, डोमेस्टिक रीजंस, अपने आप को एक दबंग टाइप जो शख्सियत, एक मैचो शख्सियत दिखाने के लिए 56 इंच चेस्ट वाली बात। तो हालांकि इंडिया की रिवायत नहीं थी कि 65 की जंग को सेलिब्रेट करे, वो तो 71 की जंग को करते हैं। तो अगर ये ना करते तो हालत ये है कि इस वक्त जो 50 साल की उम्र तक के भारतीय हैं उनमें से बेशतर को पता ही नहीं है कि 65 में कोई ऐसा कुछ हुआ भी था। अच्छा, हमारे यहाँ ये चुके था कि हर साल थोड़ा बहुत या एडिशन अखबार का निकल गया या तो नई नस्ल तक ये बात पहुंचती रहती थी, लेकिन इंडिया बिल्कुल लाताल्लुक था। इंडिया 62 का कभी तस्करा नहीं किया, जो साइनो इंडियन वॉर हुई थी, 65 उनके रेलिवेंट नहीं थी, 71 को वो बहरहाल अहमियत देते हैं और उस दिन वहाँ जो होना है वो होता है। अब देखें, इसमें दोबारा अपनी बात खत्म कर दूं कि अगर हम क्रिकेट का मेटाफोर लें, ठीक है ना, अब बहुत लोग तुले हुए हैं एक साइड पे कि जी एक मुकम्मल जीत थी, और बहुत लोग हैं पाकिस्तान में भी जो कहते हैं कि नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है, आप हिस्ट्री को फॉल्सिफाई कर रहे हैं, या द ट्रूथ लाइज समवेयर इन बिटवीन। ठीक है, अगर आप एक चीज़ एक्नॉलेज करें कि जी एक मैच खेला आपने, ठीक है, उसमें अफरीदी ने शानदार इनिंग्स दी, लेकिन मैच का रिजल्ट यार आप अचीव ना कर सके, पाकिस्तान का रन रेट बेहतर था। वही बात। अब अगर आप एक्नॉलेज करें कि अफरीदी की इनिंग्स बहुत अच्छी थी और पाकिस्तान का रन रेट हायर था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये भी एडमिट कर रहे हैं कि जी आपने पूरी टेस्ट सीरीज ही जीत ली थी। नहीं, मैंने इसीलिए अर्ज किया ना कि वनडे था मैच, तो ये खराब लाइट की वजह से खत्म करना पड़ा। बात तो यही हुई ना कि वनडे हमारे लिए था, वो इनिंग्स खेल रहे, वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। अभी जैसे सजाद साहब ने बात की, एक ब्रेक का। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं 1965 की जंग और उससे जो नताइज निकले थे उसके बारे में। मुझे नहीं पता अब क्या हम लोग बात करने वाले हैं। मुझे अचानक अपना, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, एक मुझे तजर्बा मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। ये जो जंग थी 65 की, ये पहली जंग थी जिसमें कोई अक़लियत अक्सरियत का चक्कर नहीं था, बिला तफरीक़ मज़हब फ़िरक़ा अक़ीदा। पहली दफ़ा फील किया पाकिस्तानी कौम ने कि वो एक कौम है। अच्छा, 5वीं क्लास की माशरती उलूम होती थी हमारी, हम बच्चों की, उसमें एक पूरा चैप्टर था 1965 की जंग। उसमें मुझे याद है कि 4 तस्वीरें थी। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद,
फातेह खेमकरन एहसन रशीद, ब्रिगेडियर एहसन रशीद शामी, फातेह छम जोड़ियाँ मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक और फातेह चुंडा के नाम से ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक। अच्छा, ये हमारे वॉर हीरोज़ होते थे और टीचर्स जो हैं वो पढ़ाते थे। इस किताब में 2 बड़ी क्लासी पेपर पे तस्वीरें थीं मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक की और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक की, जिन्हें अयूब खान हिलाले जुर्रत लगा रहे हैं। बिल्कुल। कुछ अरसे बाद मैं अगली क्लास में प्रमोट हो गया। फिर मैंने दोबारा एक दिन सोचा कि वो माशरती उलूम देखते हैं अब क्या क्या हुआ है, तो 65 का चैप्टर मौजूद था। उसमें से एहसन रशीद शामी की तस्वीर थी, मेजर अजीज़ भट्टी की शहीद थी, मेजर अख्तर मलिक और ब्रिगेडियर अब्दुल अली मलिक, इनकी तस्वीर भी गायब और उस चैप्टर में से उनका तस्वीर भी गायब। क्यों? अच्छा, हालांकि ये तो वो थे, वॉर हीरोज़ थे। फिर पता ये चला कि ये दोनों अहमदी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छा, तो उससे क्या तो फर्क मतलब पड़ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की वजह से इनको हटा दिया गया या क्या? मतलब इट इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन कि क्या हुआ, वॉर हीरोज जो हैं। अच्छा, और ये एग्जैक्टली किस साल की बात हो रही है यहाँ पे? मैं बात कर रहा हूँ कि मैं था 1971 में, क्लास 5th में, ठीक है, तब ये थी और 1972 तक ये गायब हो गए थे, ऐसा? 72 या 73, ये मुझे नहीं मतलब पता। उसी पीरियड के दौरान 2-3 साल के बाद जब मैंने वो किताब देखी, अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी स्टडीज इंट्रोड्यूस करा दी थी, माशरती उलूम खत्म कर दी थी, उसमें से 65 का तस्करा भी छोटे से छोटा होता चला गया था। तो मेरे जहन में एक अचानक से ये वाक़या आया। तो मैं ये जो बात कर रहा था ना कि बगैर बिला इम्तियाज जो लड़े थे सब लोग, क्रिश्चियंस जो हैं उनका क्या किरदार था? मसलन चुंडा में कर्नल मार्विन कोर्डाजो, कर्नल डब्ल्यू हर्बर्ट शकरगढ़ में, कर्नल सुशील कुमार ट्रेसलर और कर्नल एल.सी. रॉथ छमजोड़िया सेक्टर में, कर्नल के.एम. रॉय बेदिया सेक्टर में, मेजर रामून जोशुआ सियालकोट सेक्टर में, कर्नल डैनियल ऑस्टन लाहौर सेक्टर में, कर्नल एंथनी लैम खेमकरन पे कब्जे के दौरान वो शाना बशाना थे, सिपाही तालिम मसीह थे, चुंडा में शहीद हुए, नायक आर.सी. जेम्स सियालकोट सेक्टर में शहीद हुए। मतलब एक लाइन लगी हुई है। एयरफोर्स में जो 70 सितारे जुर्रत मिले, उनमें से 7 जिन्होंने हासिल किया वो क्रिश्चियन पायलट थे, 10% ऑलमोस्ट। स्क्वाड्रन लीडर विलियम डेजमंड हार्नी मसलन, उन्होंने सितारा जुर्रत हासिल किया। एयर कमोडोर नज़ीर बिल लतीफ़ विंग कमांडर थे, बॉम्बर विंग कमांडर थे, उन्होंने हासिल किया। स्क्वाड्रन लीडर पीटर क्रिस्टी, उन्होंने कई ख़तरनाक मिशंस किए, उन्होंने सितारा जुर्रत हासिल किए। ग्रुप कैप्टन सेसल चौधरी, हम सब ने ज़ाहिर उनका नाम सुना है, स्कूल की निसाबी किताबों में उनका नाम था और तस्वीर भी आती थी। वो सरफराज रफ़ीकी शहीद का जो स्क्वाड्रन था, जिसने शुरू के दिनों में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बम्बार्डमेंट की हलवाड़ा पे और पठानकोट पे, उस स्क्वाड्रन में वो शामिल थे। उन्होंने सियालकोट सेक्टर में फ़ौजियों को, दस्तों को खासी सपोर्ट फराहम की। इसमें जो सबसे दिलचस्प नाम है वो है स्क्वाड्रन लीडर एरिक गॉर्डन हॉल का। ये साहब एयर वाइस मार्शल के ओहदे से बाद में रिटायर हुए। 65 में इस बात पे इन्हें सितारा जुर्रत मिला कि पीएफ के पास बॉम्बर्स कम थे, फाइटर जेट ज़्यादा थे, इंटरसेप्टर ज़्यादा थे। जी हाँ। तो इन्होंने ये जुगाड़ की कि C-130 जो माल बरदार तैयारा होता है, उसमें कुछ ऐसा कोई कन्वर्ट करके बॉम्बर बना दिया। अच्छा। और पहली जो सॉर्टी है वो इन्होंने खुद उस पे गए, खट्टू ब्रिज पे बमबारी हुई C-130 से बतौर बमबार। और इस तरह के पूरी जंग में 13 मिशंस हुए, जिनमें कई माल बरदार तैयारे बतौर बमबार, जिनमें मतलब C-130 भी कार्गो प्लेन्स को बेसिकली। और उसके बाद अब तक C-130 यूज हो रहे हैं, लेकिन वो दैट वाज द ओनली टाइम दैट दिस हैपेंड। इम्प्रोवाइजेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉर का। अच्छा, आप ये जो लिस्ट बता रहे हैं इसमें जरूर कैप्टन मर्विन मिडलकोट भी होंगे। मैं उधर आ रहा हूँ, उधर मुझे पता था, वो स्टोरी सुना दे, मुझे पता वो था, स्टोरी सुना दे। आपसे सब्र नहीं होगा। हाँ, मेरे से होता नहीं है जनरली। स्क्वाड्रन लीडर मिडलकोट सितारा जुर्रत 2 दफा मिला बिल्कुल इन्हें, 71 में भी और 65 में भी। कराची में ये मारीपुर बेस पे थे 65 की जंग में, और कराची के ऊपर इन्होंने 2 इंडियन तैयारे भी गिराए, 17 मिशंस किए। उर्दन की एयरफोर्स को इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा हाथ था। जब 71 में ये मिसिंग एक्शन हुए तो उसके बाद जो शाह हुसैन थे, जी हाँ, उन्होंने इनकी बीवी को ख़त लिखा कि अगर वो फ़र्ज़ करें कि
हलाक हो गए हैं, तो अगर उनकी लाश मिल जाए तो उर्दन का परचम भी उनके जनाजे पे डाला जाए, बेशक, पाकिस्तानी परचम के साथ। तो एक है, अभी पता नहीं वक्त है या नहीं है, मैं इसमें से एक इक़्तिबास सुनाना चाह रहा हूँ। आप सुनाइए। ये इनका है लेस्ली मिडल कोट, इनकी जो बेटी हैं मार्वन मिडल कोट, इसका तस्करा है, इसका एक वाक़या है बड़ा ज़बरदस्त। किताब का कवर भी आप बेशक दिखा दें। ये है किताब सब्ज़ व सफ़ेद हिलाली परचम के मुहाफ़िज़ व शोदा। ये आज़म मिराज साहब है, इन्होंने बड़ी मेहनत की है इस किताब पे। ये वाक़या है कि 1967 में जब स्क्वाड्रन लीडर मार्वन मिडल कोट की तैनाती सरगोदा एयरबेस पे थी, तो एक दिन स्कूल में उनकी 8 साला बच्ची लेज़ली ने अपनी क्लास में वतन के मोहब्बत पे तकरीर की रिहर्सल की। एक बच्चे ने कहा, जाओ आओ, बड़ी आई वतन से मोहब्बत करने वाली, ये मुल्क हमारा है तुम्हारा नहीं है। जो लेज़ली थी वो शॉक हुई, और जब उसे होश आया तो उसने उस बच्चे पे थप्पड़ों की बरसात कर दी, और उसने कहा तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये कहने की कि ये मुल्क तुम्हारा है और मेरा नहीं है। उसके बाद वो डिप्रेशन में चली गई। जब वो घर आई तो बाप आ गया, उसने कहा बेटा क्या हुआ? तो जब उसने वाक़या सुनाया कि ये हुआ है और मैंने उस बच्चे को मारा है, ये रिमार्क देने पे तो जो स्क्वाड्रन लीडर साहब थे उन्होंने अपनी बच्ची से कहा कि अपना और अखलाक और किरदार इतना बुलंद रखो कि इस तरह की आवाज़ें तुम्हारे कानों में ही ना पड़ें। फिर उन्होंने बच्ची को पाकिस्तान का झंडा दिखाया और उन्होंने कहा कि ये सब्ज़ हिस्सा तुम्हारे उस दोस्त का है जिसकी तुमने पिटाई की, और ये सफ़ेद हिस्सा तुम्हारा है, और तुम्हारे सफ़ेद हिस्से में वो पोल है जिसके सहारे ये झंडा हमेशा लहराता रहे। जब ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू हुआ, जिसके तहत दस्ते भेजे गए कश्मीर के अंदर, तो ये फ़र्ज़ कर लिया गया फील्ड मार्शल अयूब ख़ान से लेकर वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो तक कि भारत सिर्फ कश्मीर तक महदूद रहेगा, इंटरनेशनल बॉर्डर तक नहीं आएगा। और ये मफरूज़ा इतना पुख्ता था पाकिस्तानी क़यादत के जहन में कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे आर्मी को अलर्ट अगले मोर्चों तक पहुँचने का जो ऑर्डर होता है वो तक नहीं मिला। 6 सितंबर को भारत ने ज़ाहिर है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पार किया। लाहौर के करीब सेसल चौधरी साहब पाक फ़ज़ाइया के एक पायलट थे, सितारा जुर्रत, अब तो मरहूम हो चुके हैं। वो बता रहे हैं कि हुआ क्या था। When India attacked Lahore, the army was not there, so it fell upon the Air Force to delay that attack as much as possible till the time the ground forces could be deployed there. So we started with ground attack against the Indian Army rather than air defense, which was our primary role. सेसल चौधरी कह रहे हैं, जो कि वॉर हीरो हैं, ज़ाहिर है कि जब भारत ने लाहौर पे हमला किया तो वहाँ हमारी फ़ौज तो थी नहीं, लिहाजा फ़ज़ाइया को ज़िम्मेदारी दी गई कि वो फ़ौजी दस्तों के पोजीशन संभालने तक भारतीय फ़ौज की पेशकदमी को जितना डिले कर सकती है करे। लिहाजा हमने ज़मीनी हमले शुरू किए। हमारी हालांकि असल जो ज़िम्मेदारी थी वो एयर डिफेंस था। एयर डिफेंस को छोड़ छाड़ के हमने जो है भारतीय फ़ौज को टारगेट करना शुरू किया, और फिर 17 दिन तक यही होता रहा। सियालकोट से लेके कसूर तक पाक फ़ज़ाइया 90% सिर्फ भारतीय फ़ौज को टारगेट करती रही। भारत के सजाद हैदर साहब ने भी एग्जैक्टली यही बात की थी। भारत के अस्करी मौर्रिख हैं PLS जगन और एक हैं समीर चोपड़ा। उन्होंने जनाब जो तारीख़ लिखी है वो पाकिस्तानी भी मानते हैं और इंडियन भी मानते हैं। बावजूद इस डिसएडवांटेज के वो ये कहते हैं कि 17 दिन में 66 भारतीय तैयारे PAF ने तबाह किए, 9 हादसाती तौर पे तबाह हुए, जबकि पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के 12 तैयारे इंडियन एयरफोर्स के एक्शन की वजह से तबाह हुए और 5 हादसाती तौर पे, यानी 66 और 12। The ratio is amazing। अच्छा, इस मौके पे सरगोदा नामी एक शहर बैनुल-अक़वामी नक्शे पे उभरा, शाहीनों का शहर उसे नाम मिला। शाहीनों का शहर इसलिए नाम मिला कि तमाम जो हिट्स किए गए या जो डॉग फाइट्स हुई हैं, जो अंदर तक हमले हुए,
ज़्यादातर सरगोदा एयर बेस से जो है वो कंट्रोल किए गए, वहीं से हुए। आपने नाम सुने होंगे अक्सर जनाब सरफराज रफ़ीकी शहीद के, MM आलम का, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मुनीर स्क्वाड्रन लीडर, अलाउद्दीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस शहीद स्क्वाड्रन लीडर मिडल कोर्ट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट सेसिल चौधरी। आपने एक नाम बहुत कम सुना होगा, सरगोदा एयर बेस का कमांडर ग्रुप कैप्टन जफर मसूद। नहीं, मैंने तो सुना ही नहीं सुना। मैंने वो बुनियादी हीरो थे, ये सब उनके तहत काम कर रहे थे। वो ऑपरेशन प्लानिंग वगैरह सब बेस की कमान जफ़र मसूद ने संभाली हुई थी। एयर कमोडोर जफ़र मसूद, जिन्हें प्यार से मिटी कहते थे, पाक फ़ज़ाइया में उन्होंने रॉयल ब्रिटिश एयर फोर्स में कमीशन हासिल किया था। पाकिस्तान जब बना है तो वो फ़ज़ाइया के सबसे जो यंगेस्ट ऑफिसर हो सकता है वो थे जफ़र साहब। गुजरांवाला से ताल्लुक़ था, अल्लामा इनायतुल्लाह मशरक़ी के ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ था। 1948 की जंग कश्मीर में भी हिस्सा लिया। फरवरी 1958 में विंग कमांडर बने जफ़र मसूद, और उन्होंने क्या काम किया कि जो साइबर जेट है F-86 16, मारीपुर में एक एयर शो हुआ, अफ़गानिस्तान के शाह ज़ाहिर शाह भी उसमें मौजूद थे, चीफ गेस्ट थे। 30,000 लोगों के सामने 16 सेबर का डायमंड बनाया उन्होंने, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। उससे पहले ये किसी ने भी नहीं किया था। उसके बाद इनकी वाह वाह हो गई, तो जून 58 में इन्हें और भी अहम काम मिला मसूद को कि फाइटर्स लीडर स्कूल, टॉप गन, टॉम क्रूज, बिल्कुल उस लेवल का फाइटर लीडर स्कूल जो है वो कायम किया जाए। पहले प्रिंसिपल जफ़र मसूद थे, बानी भी इसके यही थे। 65 की वॉर में जफ़र मसूद में बता चुका हूँ सरगोदा बेस के कमांडर थे, और फिर बहुत कम लोग हैं जिंदा जिन्हें हिलाल जुर्रत मिला। जफ़र मसूद को हिलाल जुर्रत मिला, और वार के दौरान फील्ड मार्शल अयूब खान और नूर खान बेस पे पहुँचे और इन सबको पर्सनली शाबाशी दी कि तुमने जो काम किया है वो कमाल है। अच्छा खैर, जंग ख़त्म हो गई। जंग ख़त्म होने के बाद उन्हें जनाब अप्रैल 70 में ईस्टर्न विंग का, मशरक़िस्तान का एयरफोर्स का कमांडर बनाया गया। इलेक्शन हुए, फिर जो है ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हुआ। ऑपरेशन सर्च लाइट से पहले याहिया खान ढाका जाता है। 15 मार्च 1971 को जूनियर सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, तो जफ़र मसूद साहब जो हैं, जो कि यंग ऑफिसर्स में थे, उन्होंने कहा यार सियासी हल निकालें वरना ये सुसाइड हो गया। याहिया खान को कहा, ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा खैर, 26 मार्च को ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू हो गया। ढाका में जो नाब कश्तो खून बर्बादी का काम शुरू हो गया। उस दौरान जफ़र मसूद को ऑर्डर मिलता है कि ढाका के मज़ाफ़ात में बंगाली क्राउड, मुश्तइल क्राउड जमा हो रहा है, हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। एयर मार्शल जमाल अहमद ख़ान बाद में चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने पाकिस्तान के, वो ये लिखते हैं कि PF की ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक मार्च के आखिर में जब ऑपरेशन उरूज पे था, मसूद से कहा गया कि वो ढाका के मज़ाफ़ात में जमा होने वाले मुसल्लह शहरियों के हुजूम पे हमला करे। जफ़र मसूद एक दौराहे पे खड़े थे, एक जानिब उनका ये ओथ कि तमाम अहकामात बिला चूनो चरा बजा लाने हैं, और दूसरी तरफ ये मसला कि लॉफुल या अनलॉफुल जो ऑर्डर है उनको उसमें कैसे तमीज़ की जाए। जफ़र मसूद ने तैयारे तो नहीं भेजे, अपना रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया, वापस आ गए ईस्ट पाकिस्तान, रिटायर हो गए। 72 में भुट्टो साहब ने इनको खड़े रहने पे, अपने उसूलों पे सितारा बसालत दिया। उसके बाद जफ़र मसूद का नाम किसी ने नहीं सुना, और 7 अक्टूबर 2003 को इनका 80 साल की उम्र में कराची में इंतकाल हुआ। एक हीरो तो ये है, एक हीरो तो ये है। दूसरे हीरो हैं, आपका भला करे, एयर कमोडोर नज़ीर लतीफ़, जिन्हें बेल लतीफ़ कहते थे, क्रिश्चियन थे। अच्छा, पढ़े लिखे वालिदैन के जो है बेटे थे। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से 30s में इनके वालिद ने साइकेट्री में PhD किया था,
और FC कॉलेज लाहौर में प्रोफेसर थे वो। ये इनका बैकग्राउंड है। जब पार्टीशन हुआ है तो 8th GD में कमीशन इन्हें मिला, लेकिन इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे कि 7th GD जो इनसे पहले का था, उन्होंने कहा जनाब आप इस लायक नहीं है कि आप इतने जूनियर हैं, आप सीनियरिटी में आ जाएं। यानी एक 8th GD का कैडेट, उसको उन्होंने 7th GD में प्रमोट कर दिया। इससे इनकी सलाहियत का अंदाज़ा हो सकता है। ये वाहिद फ़ज़ाई जर्नल हैं पाकिस्तानी फ़ज़ाइया में जिन्होंने 2 स्क्वाड्रन, 3 विंग और 2 एयर बेसिस की कमान की। नज़ीर लतीफ़ ने। स्क्वाड्रन का मतलब है 16 से 24 तैयारे, विंग का मतलब है 50 से 70 तैयारे, बेस का मतलब है 70 से 120 तैयारे। यानी पाकिस्तानी फ़ज़ाइया का हर पायलट को ये ज़ाती तौर पे जानते थे, या इनके साथ काम कर चुके थे, या इनके मातहत काम कर चुके थे। 1964 में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। B-57 बॉम्बर, वो एरोबिक्स नहीं कर सकता बॉम्बर, जाहिर है ना। इन्होंने 4 बॉम्बर्स जो हैं उनका एयर शो में जो है लूप और डायमंड बना के ये अच्छा, और फिर वो उस ज़माने के हिसाब से जो है पहला रिकॉर्ड था। 65 में वाहिद जो बॉम्बर विंग था पाकिस्तान के पास, ये उसके चीफ थे, उसके कमांडर थे, और वाहिद जनरल थे। मतलब एक कमांडर है ना, वो तो पीछे रहना चाहिए ना उसे। ये जनाब तैयारा लेके साथ जाते थे, फ्रंट लाइन कमांडर। और डीप डाउन यानी अंबाला जो कि बहुत अंदर की तरफ है, आखिरी मिशन इन्होंने वो किया था अंबाला का। अच्छा, उस लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इन्हें जो है सितारा जुर्रत दिया गया। 72 में रिटायर हुए। 18 साल जो है ईरान में और उर्दन में, बहरीन में नौकरी वगैरह करते रहे। 2007 में वापस आए इस्लामाबाद। 80 बरस की उम्र थी। जब आए तो रेस्ट हाउस के बाहर टहल रहे थे, कोई स्ट्रे बुलेट आई और ज़ख्मी कर गई इन्हें। उसके बाद ये आँख जो है इनकी एक ज़ाया हो गई। उसके बाद फालिज हुआ, फिर दिल का अटैक हुआ। 30 जून 2013 को इस्लामाबाद में एयरफोर्स मेस में एक कमरे में इंतकाल किया। तन्हा थे। और इस तरह के उस ज़माने कई जर्नल थे, गुल हसन, कर्नल मोहम्मद ख़ान, ये सब गुमनाम ज़िंदगी गुजार के चले गए। ये हमारे हीरोज़ की कहानियाँ जो आज कल हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ ढूंढें, वो सर मुझे बताइए। बस हम ही बता सकते हैं, निसाब में तो नहीं मिलेंगी ये। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।